क्या सुशासन बाबू की खिसक रही है सियासी जमीन? क्या नीतीश कुमार की सीटें साल दर साल कम होना इसका नतीजा है? क्या 75 साल के हो चुके बिहार के सुशासन बाबू 2025 के चुनावों में करेंगे जोरदार एंट्री? में सीट बंटवारे के मुद्दे पर नीतीश बड़े भाई वाला रुख अपनाएंगे? और बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक लगाकर करेंगे वापसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो पिछले 2 दशकों से सूबे की सत्ता पर काबिज है, एक ऐसा शख्स जिसने दशकों तक सत्ता की धुरी को अपने इर्द गिर्द घुमाया रखा, परिवार से दूर रहकर, परिवारवाद से दूर रहकर प्रदेश की जनता के बीच सुशासन बाबू बनकर रहे, भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों से बचते हुए ईमानदार नेता की छवि बनाई। कभी सत्ता के समीकरण बदलने वाले और कभी समीकरण गढ़ने वाले इस नेता ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी तो है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका सत्ता के लिए इसको छोड़ उसको पकड़ और फिर उसको छोड़ पहले को पकड़ की हरकतों ने उन्हें पलटू चाचा तक का तमगा दे डाला है। बावजूद इसके बदलते राजनीतिक हालात में भी अपनी पकड़ बनाए रखने वाले, रणनीति और संतुलन में माहिर यही हैं नीतीश कुमार। और आज हम बात करेंगे उस नीतीश कुमार की जिन्हें बिहार की राजनीति में सबसे अनप्रिडिक्टेड नेता माना जाता है। वो अगले पल क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि पिछले कुछ समय में उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर विपक्ष उन्हें घेर रहा है। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन लगातार नीचे की ओर जा रहा है। अगर यह कहा जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव संभवतः उनकी सक्रिय राजनीति का अंतिम चुनाव होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार उन नेताओं में शुमार हैं जो सत्ता की लगाम अपने हाथों में मजबूती से पकड़ने के माहिर माने जाते हैं। भले ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए देश में कई दिग्गज नेता कोई महत्व न रखते हों, लेकिन यह नीतीश कुमार ही हैं जो केंद्र की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के लिए खास हैं। तो चलिए आज हम बताएंगे कि क्या है नीतीश कुमार का नया मास्टर स्ट्रोक जिसके जरिए वह करेंगे अपनी धमाकेदार एंट्री। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर जदयू ने अपनी चुनावी रणनीति में क्या बदलाव किए हैं। आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार किन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी सियासी बिसात बिछा रहे, और आपको बताएंगे कि आखिर उनके सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती। तो चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार की राजनीति और चुनाव के मद्देनजर उनकी रणनीति पर। असल में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में जदयू के प्रदर्शन की बात करें तो उनकी सीटों में गिरावट नजर आई है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस के साथ एक गठबंधन में बंधते हुए चुनावी मैदान में उतरे थे। उस दौरान नीतीश कुमार 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से 71 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। बात 2020 के विधानसभा चुनावों की करें तो इस बार वह एनडीए के साथ थे और 115 सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि एनडीए गठबंधन में रहते हुए सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाने के चलते चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार को कई सीटों पर सीधी चोट भी पहुंचाई। इसका परिणाम यह हुआ कि जदयू महज 43 सीटें ही जीत पाई और 72 सीटों पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद नीतीश का दबदबा बिहार में पूर्व की तरह ही कायम है। वह बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता की एक अहम कड़ी बने हुए। हालांकि नीतीश कुमार इस बार अपनी लगातार गिरती सीटों को लेकर चिंतित हैं और इसी के चलते उन्होंने अपनी नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत अपनी हार वाली सीटों का आकलन कर उन्हें जिताऊ सीट बनाने की जुगत में वह जुट भी गए। खबर है कि नीतीश कुमार इन दिनों चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अपनी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के अचूक फॉर्मूले को तैयार करने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीम नीतीश इस बार अपनी स्थानीय राजनीति और बूथ स्तर की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं।
और ऐसा मौका तब आया जब 2022 के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में जदयू के साथ गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। हार की जब समीक्षा की गई तो सामने आया कि जदयू ने अपना उम्मीदवार चुनने में ही गलती कर डाली। असल में जदयू ने 3 बार के विधायक मनोज कुशवाहा को इस सीट से उतारा था। हालांकि जनता उनके उम्मीदवार से खुश नहीं थी। इसे हार का एक बड़ा कारण माना गया, क्योंकि कुशवाहा को अपने समाज का ही पूरा समर्थन नहीं मिल पाया था। इससे इतर अगर 2020 विधानसभा चुनावों में जदयू की हार वाली कई सीटों का आकलन करें तो सामने आया कि कुछ जगहों पर जहां उम्मीदवारों का चयन सही नहीं हुआ था, वहीं कई सीटों पर बूथ लेवल पर पार्टी कमजोर पड़ गई। ऐसे में नीतीश कुमार इस बार ऐसी सीटों पर अपना वोट बैंक फिर से मजबूत करने की कवायद में जुट गई है, जहां छोटी छोटी खामियों के चलते उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस बार पार्टी उन सीटों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है जिन सीटों पर उन्हें बहुत करीबी या तो जीत मिली थी या उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। अंतिम समय में महज कुछ वोटों से जदयू जीत पाई हो, ऐसी सीटों पर भी पार्टी विचार कर रही। ऐसी ही एक सीट है हिल्सा सीट, जहां जेडीयू ने 12 वोट से जीत दर्ज की। तो ऐसे में आपको बताते हैं वो 7 फोकस पॉइंट जिन पर जदयू विचार कर रही है। असल में जदयू अपने हिस्से आने वाली सीटों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। नीतीश कुमार की रणनीति के तहत जदयू इस बार अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इस बार जदयू अपनी सीटों पर पार्टी पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और बूथ लेवल पर अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में बहुत ज्यादा जुट गई है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। असल में हार जीत की उन सीटों पर की बात करें जहां हार जीत का अंतर कम था, तो वहां एनडीए के साथ ही महागठबंधन के नेता भी उस सीट को अपने पक्ष में करने में जुट गए। ऐसे में जदयू के नेता अपनी सरकार के अच्छे कामकाज और कांग्रेस के दशकों के कार्यकाल के साथ ही राजद के जंगल राज का मुद्दा लोगों के बीच उछालने वाले हैं। चौथा पॉइंट, अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो पिछली बार चिराग के अकेले चुनाव मैदान में उतरने और उपेंद्र कुशवाहा के तीसरे मोर्चे के तौर पर विरोधी दल बनकर सामने आने से भी जदयू को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में नीतीश इन दोनों नेताओं को अपने साथ बनाए रखने की भरकस कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही नेता नीतीश कुमार को आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो जदयू को केंद्र की मोदी सरकार के साथ चुनावों में उतरने में ही अपना फायदा नजर आता है। नीतीश कुमार का मानना है कि अगर सीटों के बंटवारे के समीकरण को सही से निभा ले गए तो संभावना है कि एनडीए की सरकार फिर से सूबे की सत्ता में आएगी। छठा वो पॉइंट जिस पर जदयू बहुत गंभीरता से विचार कर रही है वह है चिराग पासवान। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को निशाने पर लेते आए। चिराग ने हाल में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को घेरा था। अब ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि अगले कुछ समय तक बिहार में कानून व्यवस्था को इतना चौकस कर दिया जाए कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके, ताकि विपक्ष को उन पर निशाना साधने का कोई मौका ना मिले और एनडीए के घटक दल यानी लोजपा के आरोपों को सही साबित करने का विपक्ष को कोई मौका ना मिले। और सातवां और अंतिम पॉइंट, असल में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कुछ सीटें 2020 के चुनावों में ऐसी थी जहां चिराग पासवान ने जीत तो दर्ज नहीं की, लेकिन उन सीटों पर दमदार प्रदर्शन किया। ऐसे में उन जिताऊ सीटों को एनडीए में लोजपा को ना देना भी नीतीश कुमार की रणनीति का एक हिस्सा होगा। नीतीश चाहेंगे कि अपनी पिछली बार की जीत वाली सीटों के साथ कम अंतर से हारने वाली सीटें उनकी पार्टी के पास ही रहें, ताकि चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने से उनकी पिछली बार की हार वाली सीटें जीत में तब्दील हो जाएं। हालांकि इन सब के बीच नीतीश कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। असल में कई सीटों पर हार की वजह सिर्फ उम्मीदवार या पार्टी की रणनीति न होकर सामाजिक, जातिगत और धार्मिक समीकरण, स्थानीय मुद्दे, बूथ मैनेजमेंट आदि भी रहे। सिर्फ हार जीत का आंकड़ा सुधार रणनीति नहीं बता सकता। लोजपा जैसी पार्टियों का अस्तित्व और सक्रियता ये संकेत देते हैं कि नीतीश कुमार को न सिर्फ हार की सीटें बल्कि गठबंधन की अंदरूनी टिकट बांट और वोट बंटवारे पर भी ध्यान देना। जनता की उम्मीदें भी सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि विकास, कानून व्यवस्था, स्वरोजगार
जैसे मुद्दों पर आधारित हैं। बहरहाल साफ हो गया है कि नीतीश कुमार इस बार अपनी सीटों पर खासा ध्यान दे रहे हैं, जो पिछली बार कम अंतर से जीती गई या हारी गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार को चाहिए होगा कि इस बार वह उम्मीदवारों के चयन के साथ ही अपने गठबंधन के साथियों को भी साध पाएं, तो उनका बिगड़ा हुआ हार का गणित जीत के गणित में तब्दील हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।